नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी कैसी माँ हो तुम। पेशे से एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा जी अपने शहर हैदराबाद में एक उम्दा डॉक्टर के तौर पर जितनी मशहूर हैं, हिंदी जगत में अपने लेखन के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी कहानियों में अपने आसपास के किरदारों को देखा जा सकता है। पितृसत्ता का मुखर विरोध और धर्म जाति के पाखंड को उजागर करती उनकी कहानियाँ अपनी सी लगने लगती हैं। डॉक्टर संगीता झा जी की कहानियाँ देश के कई पत्र पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर छपती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कैसी माँ हो तुम, बस कहने का अंदाज बदल जाता है। कुछ अच्छा हुआ तो वाह कैसी माँ हो तुम, तुम्हारी जैसी माँ मिलना नामुमकिन। और अगर कोई शिकायत या मन का नहीं हो तो पूरा लहजा ही बदल जाता है। कैसी माँ हो तुम, देखो जरा बेटी के कारनामे। रमा जी हमेशा सोचती ये हमारी बेटी कब बनेगी। शायद ये उनके दौर की हर माँ की कहानी है। ऐसा नहीं है कि बेटा कोई गलती नहीं करता, पर वो बेटा है, लड़का है, देर से भी आएगा तो इज्जत नहीं लुट जाएगी उसकी। अपने ज़माने की इतनी क्रांतिकारी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला का जब ये हाल है तो आम महिलाओं का क्या होता होगा। रमा जी खुद कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, सेंट स्टीफेंस की एक्स स्टूडेंट और अब एक आईएएस ऑफिसर अमरेंद्र, जो कॉलेज में उनके क्लासमेट रह चुके हैं, की पत्नी। बेटी रिया भी सेंट स्टीफेन से ही पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज की वुमेन सेल की चेयरमैन और ना जाने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना कब्जा जमा रखा था। रिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के साथ चल रहा था, जिसमें वो नोबेल लॉरिएट के साथ काम कर रही थी। अपने साथ इतने तमगे रखने के बाद भी वो एक लड़की ही थी। अमरेंद्र के सिविल सर्विसेज में होने के कारण काफ़ी तबादले होते रहते थे, लेकिन रमा बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई की वजह से भोपाल में ही रहती थीं। हर दिन रमा अपने माँपन यानी माँ की पदवी में एक एक तमगे जोड़ रही थीं, जो वाहवाही के कम तानों के ज़्यादा हुआ करते थे। कोई कहता बाप बेचारा तो रहता नहीं, लड़की मनमानी करती है और माँ ने खुली छूट दे रखी है। शुरू में ये चीज़ें उन्हें परेशान करती थीं, पर अब बाहर वालों के तानों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कुछ चीज़ें अमरेंद्र तक पहुंचती तो उनका रिएक्शन रमा को आहत कर जाता। अमरेंद्र की उन दिनों दिल्ली पोस्टिंग चल रही थी और मोती बाग में बहुत बड़ा 8,000 SFT का 5 कमरों वाला सरकारी मकान भी मिला था। लेकिन बिटिया ने हॉस्टल से घर शिफ्ट होने से मना कर दिया और कहा, आप भी ना मम्मा मनमानी करना चाहती हो। कॉलेज पापा के घर से कितना दूर है, कुछ अंदाज़ा भी है आपको? हमारे हॉस्टल में कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। आई विल मिस ऑल फन। घर पर केवल दीवारें और नौकर ही तो हैं। पापा तो सुबह से शाम ऑफिस और फाइल। आप ज़्यादातर अपने लाडले बेटे राहुल बनाम राम के साथ भोपाल में। अमरेंद्र ने भी रिया का साथ दिया और कहा, लेट हर हैव हर इंडिपेंडेंस। तुम भी ना कैसी माँ हो, उसकी फीलिंग्स समझने का प्रयास करो। अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहेगी। मैं कितने दिन हूँ यहाँ, क्या पता कब ट्रांसफ़र हो जाए। कैसी माँ हो तुम सुनकर रमा जी चुप रहीं। सोचा ही नहीं था कि उनकी हर बात और हर सोच का जवाब अमरेंद्र के पास एक ही होगा, कैसी माँ हो तुम। अमरेंद्र फरवरी में दिल्ली आए और मार्च के फर्स्ट वीक में होली आई। होली के ठीक एक दिन पहले सारे न्यूज़ चैनल में रिया दिख रही थी। माजरा ये था कि रिया और उसकी 2 सहेलियां जब मार्केट से वापस हॉस्टल आ रही थीं तो 2 मनचले जो मूलचंद कॉलेज से थे ने इन्हें गुब्बारे फेंक कर मारे, जिसके अंदर कोई सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ भरा था जो सीमेंट जैसा दिख रहा था। बस फिर क्या था, तीनों सहेलियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। सेंट स्टीफन कॉलेज के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा हो गया। रिया कॉलेज की ह्यूमन राइट एक्टिविटी सेल की प्रेसिडेंट भी थी, यानी करेला उस पर से नीम चढ़ा। पति तो न्यूज़ देख के घबरा गए और तुरंत भोपाल फ़ोन कर रमा जी को दिल्ली आने को कहा। घर पर बेटा रोहन भी था। थोड़े दिनों में उसके 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान भी होने वाले थे। को नौकरानी गीता और अड़ोसी पड़ोसी के पास छोड़ आनन फानन में रमा जी दिल्ली पहुंची।
रास्ते भर सोचती रहीं, ये लड़की भी ना। अमरेंद्र न्यूज़ देखते ही अपने लाव लश्कर के साथ कॉलेज कैंपस पहुंचे। तब तक न्यूज़ पूरे नॉर्थ कैंपस में फैल चुकी थी और मैडम जी बड़ा सा बैनर लगाए एक बहुत बड़े जत्थे के साथ स्ट्राइक पर बैठी थीं। अमरेंद्र का पीए वहाँ रिया के पास गया और कहा, भोपाल से रोहन बाबा का फ़ोन आया है, मैडम जी की तबीयत बहुत ख़राब है, चलिए। रिया जितना भी विरोध करती हो, लेकिन माँ की तबीयत सुन दुनिया का कोई भी धरना छोड़ सकती थी। अमरेंद्र ने घर पर डॉक्टर बुला रखा था और रमा जी सोई हुई थी। एक हाथ में पल्स ऑक्सीमीटर और दूसरे में ब्लड प्रेशर नापने का कफ बंधा हुआ था। पति के सिखाए अनुसार रमा जी करहा रही थीं। रिया आते ही चिल्लाने लगी और माँ को देख रमा जी पर चिल्ला उठी, इतनी बीमार तो नहीं लग रही हो, भोपाल के सब डॉक्टर मर गए थे क्या जो दिल्ली आ गई? अमरेंद्र ने डॉक्टर घर पर ही रोक रखा था। उसने रिया के तेवर देखकर कहा, अरे बेटा, इनके ईसीजी में थोड़े चेंजेस थे, सर देखकर डर गए और तुरंत मैडम को दिल्ली बुला लिया। रिया ने एक तिरछी नज़र उस डॉक्टर पर डाली और उसका हुलिया देखकर ही समझ गई कि वो तो अमरेंद्र का बुलाया गुरगाही था। जोर से चिल्लाई, डर? वो भी आपके अमरेंद्र सर को, और वो भी रमा मैडम का ईसीजी देखकर? इम्पॉसिबल। उसे रमा जी ने बैठकर समझाया, बेटा, गुब्बारे के अंदर भरने जितना सीमेंट कहाँ से लाएंगे वो? तुम लोगों ने तो फालतू का शोर मचा दिया, चावल का माड़ होगा वो। बेटी से ऐसी बातें करने में माँ को झिझक भी हो रही थी। 2 दिनों हॉस्पिटल में एडमिट रहे किसी तरह कस्में देकर उसे रमा जी वापस भोपाल ले गईं। वहाँ धरने में रिया की खोज होती रही और उसके बाद जो कपड़े और फटे गुब्बारे फॉरेंसिक जांच के लिए दिए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी चावल का पानी ही आई। मूलचंद के उन 2 लड़कों ने लड़कियों से न्यूज़ चैनल पर ही माफ़ी मांगी और माना कि लड़कियों को डराने के लिए ही चावल को उबालकर उसी का पानी जो सीमेंट की तरह लगता है गुब्बारे भरकर होली खेली। उनका इरादा थोड़ा सेंसेशनलाइज करने का था और वो अपने इरादे में कामयाब भी हुए। घर पर रमा जी के साथ बैठ टीवी देखती रिया शर्मिंदा भी हुई और झेपी भी। वहाँ दिल्ली में उसकी दोस्त रीत का मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे। मैडम, अब कैसा लग रहा है? लगता है आप किचन में जाती ही नहीं हैं, तभी चावल के माड़ को सीमेंट समझ बैठी। न ही आपको सीमेंट की कोई जानकारी है। इतना वाहियात इल्ज़ाम बेचारे लड़कों पर लगा दिया। बेचारी रीत सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। वो मनी मन रिया को गालियाँ देती रही, जिसके कहने में आकर उसने हंगामा कर दिया था। न्यूज़ एंकर हंसते हंसते बोली, अब संभल जाइए मैडम, आगे से कोई भी इल्ज़ाम किसी पर लगाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और हाँ, आपकी दूसरी साथी कहाँ है? रीत ने कहा, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इससे घर गई है। उसके बाद पूरा डिबेट इस पर था कि आजकल लड़कियां लड़कों पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा रही हैं और उसके बाद धरना प्रदर्शन। लड़कियों की इस उग्रता पर कैसे रोक लगाई जाए और अभिभावकों को चाहिए कि लड़कियों के अंदर जो उग्रता और फेमिनिज्म भरा हुआ है उसे वे घर पर ही समझाने की कोशिश करें ताकि इस तरह के वाक़ये ना हों। रिया तो अपनी तरह की एक ही बनी थी और रमा जी के हिस्से में था, कैसी माँ हो तुम? बेचारी रमा जी थक सी गई थीं, सोचती बाप का क्या रोल है जीवन में, केवल माँ को ताना देने का कि कैसी माँ हो तुम। रिया के कारनामे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक ख़त्म होता कि दूसरा शुरू। अमरेंद्र अपनी माँ और बहन का उदाहरण रमा जी को देते। कई बार रमा कहना चाहती कि उनकी दीदी कौन सी डीयू की प्रोडक्ट थी और ना ही बेटी का डीयू में एडमिशन करा पाई। रमा खुद भी सेंट स्टीफन और बेटी भी उसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में। रिया की एक जूनियर पीजी यानी पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में रहती थी। ओनर का बेटा उसे गंदे गंदे इशारे करता था। एक दिन वो जूनियर हंसा देर से अपने पीजी पहुंची। ओनर का बेटा अपने एक दोस्त के साथ शराब पी रहा था। हंसा को सीढ़ियाँ चढ़ते देख पीछे से दौड़कर पकड़ लिया। हंसा जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुन कॉलोनी का चौकीदार दौड़कर आया। हंसा को हांफते देख उसने ओनर को बुलाया। ओनर नागपाल भी हंसा और उसके फ्रेंड्स को जिम्मेदार ठहराने लगे और हंसा को ही डांट कर कहा, माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजते हैं या देर रात छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमने के लिए? बात करता हूँ तुम्हारे पापा से।
बेचारी हंसा को ये रीजनेबल पीजी बड़ी मशक्क़त के बाद मिला था। अगर पापा ने वहाँ से निकाला तो उसे पटना के ही विमेन कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी घर वाले उसे दिल्ली भेजने के पक्ष में नहीं थे। 12वीं में आए 99% की वजह से ही उसे सेंट स्टीफन में एडमिशन मिला। वो तो हॉस्टल 99.6 में क्लोज हो गया था। वो बेचारी चुप हो गई, लेकिन क्लास में उसकी पक्की दोस्त हिना को उसकी चुप्पी समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से बड़े कुरेदने के बाद अपना दर्द हिना से शेयर किया। हिना ने बिना कुछ सोचे सीधे उस्ताद रिया, जो वुमेन सेल की चेयरपर्सन भी थी, से शिकायत की। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की पिंक पिक्चर ने सबके दिलो दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। रिया तुरंत 3 लड़कियों को लेकर हंसा के पीजी ओनर से बात करने गई तो इन तीनों लड़कियों को देखकर भी नागपाल टस से मस नहीं हुआ, बल्कि गुर्रा कर बोला, तुम लड़कियां पढ़ने आती हो कि मटर गश्ती करने? ऐसे कपड़े पहनोगी तो मेरा बेटा क्या, मेरा भी मन भटक जाएगा। रिया को पता चला उस एरिया का थानेदार नागपाल का जिगरी यार था। रिया के 007 दिमाग ने एक तगड़ा प्लान बनाया। वो अपने 4 दोस्तों के साथ फिर से नागपाल से मिलने गई और चुपचाप उसके साथ होने वाली बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद थानेदार के पास गए। वो भी ललचाई नज़रों से लड़कियों को देखने लगा और बोला, ऐसे ब्रेस्ट और बम्स एक्सपोज करते हुए टाइट टाइट टी शर्ट पहनोगी तो कोई भी मर्द मचल जाएगा। अपने पापा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। उसकी वाहियात बातें भी रिया ने रिकॉर्ड कर लीं और सारे प्रूफ्स ये लोग कॉलेज के डीन के पास ले गए। उनकी बातें सुन वो तो आग बबूला हो गए। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, जो खुद सेंट स्टीफन के एक्स स्टूडेंट थे। तुरंत एक्शन लिया गया और लड़कियों ने अपनी पहचान छुपाने की रिक्वेस्ट की और डीन ने सहर्ष मान ली। कमिश्नर ने रिया को पहचान कर अमरेंद्र को फ़ोन पर बधाई दी, इतनी साहसी बेटी का पिता होने पर। लेकिन अमरेंद्र तो डर गए। थानेदार से पंगा, गैंगस्टर जैसे नागपाल से पंगा लेने के अंजाम की कल्पना से ही। फिर शुरू हुई रमा जी की खिंचाई। कैसी माँ हो तुम? ऐसा साहस दिखाना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। आए दिन लड़कियों का बलात्कार, कत्ल होता रहता है। बड़े बड़े घर की लड़कियों का भी हो तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता। रिया को फ़ोन करने पर वो उल्टा चिल्लाने लगी, What kind of parents you people are? खुद को एजुकेटेड बोलते हो, शेम ऑन यू। आपके हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं। आपकी ये सीख है, अगर मेरा रेप भी हो तो मैं चुपचाप रहूं? आपके जैसे लोग ही नागपाल जैसे सांप को बल देते हैं। अमरेंद्र को बताने पर रमा को ही सुनना पड़ा। कैसी माँ हो तुम और तुम्हारी परवरिश? अरे रात को बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? तुम भी ना एक बेटी को सिखा नहीं पाई। हिंदुस्तान टाइम्स में पिंक के रिव्यू के साथ इस घटना का भी संक्षिप्त में जिक्र था और साथ ही सेंट स्टीफन की जागरूक वुमेन सेल की तारीफ। गनीमत किसी का नाम नहीं था, पर समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। नागपाल और उसके बेटे को 6 महीने की जेल हुई और थानेदार साल भर के लिए सस्पेंड। भले घर वालों से कुछ भी कहे, पर रिया खुद काफ़ी सतर्क हो गई थी। कैसी माँ हो तुम? आरोप थोड़े दिनों बाद रमा जी को तकिया कलाम सा लगने लगा था। रिया का सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और वो हॉस्टल में अपने रूम में बेहोश हो गई। और किस्मत ऐसी कि अमरेंद्र की पोस्टिंग उन दिनों डेपुटेशन पर बर्लिन में हो गई थी। हॉस्टल वालों ने रात को ले जाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया। रमा जी के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो तो एक बात अच्छी थी कि बेटा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पिलानी चला गया था। वो खुद भी पति के पास जाने की सोच रही थी और ये मुसीबत आन पड़ी। अमरेंद्र भी नहीं आ सकते थे क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी थी और सारी फ्लाइट्स बंद। किसी तरह ड्राइवर और अपनी रात दिन की साथी नौकरानी गीता के साथ रुकते रुकाते मुंह में मास्क लगाए रमा जी दिल्ली पहुंची। हॉस्पिटल में पता चला कि रिया का लिवर फेल हो गया है और डॉक्टर कारण जानने की कोशिश में लगे हैं। रिया से मिलकर तो रमा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऊपर से नीचे पूरी तरह से पीली पड़ गई रिया। आँखों के नीचे काले धब्बे, आँखों की पुतलियाँ मटमैली पीली और पूरा बदन सूख कर कांटा सा हो गया था। रमा जी को देखकर हर समय बहस करने वाली रिया लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, बचा लो माँ, मैं मरना नहीं चाहती। रमा जी सहम गईं। तभी रिया को एक जोर की मतली हुई जो पूरी खून से भरी थी और रिया वहीं बेहोश हो गई।
सारे डॉक्टर दौड़कर आए और उसे आईसीयू में तुरंत शिफ्ट कराया गया। रमा ये सब अवाक देखती रही। तभी एक सीनियर डॉक्टर बाहर आकर बोले, शायद बचपन के किसी इन्फेक्शन की वजह से इनके लिवर पर बुरा असर पड़ा है, जिससे इनके लिवर के 90% भाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये कभी भी कोमा में जा सकती हैं। इससे बड़ी अगर खून की उल्टी हुई तो वहीं खड़े खड़े इनकी मौत हो सकती है। गनीमत अभी तक टट्टी के रास्ते से खून नहीं आया है, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है। रमा जी ने पूछा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? लिवर ट्रांसप्लांट, ओनली लिवर ट्रांसप्लांट। रमा जी तो घबरा गई। पूछा, ट्रांसप्लांट के लिए लिवर मिलेगा कहाँ? डॉक्टर का जवाब था, आप लोग सब अपना ब्लड ग्रुप और जो जो टेस्ट हम लोगों ने करने के लिए लिखे हैं करवा लीजिए। रमा जी ने जिज्ञासा जाहिर की, क्या जिंदा लोगों से लिवर लिया जा सकता है? मैंने तो सुना था कैडवरिक लिवर ट्रांसप्लांट होता है। डॉक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, पहले घर से ही अच्छा डोनर ढूंढते हैं। किसी कारणवश अगर घर से कोई नहीं मिला तब कैडवरिक ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री में नाम डालते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप देंगी तो बचा हुआ लिवर रीजनरेट करता है और कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना डोनर और ना ही लिवर लेने वाले यानी रेसिपिएंट को। इत्मीनान रखिए। रमा जी नहीं चाहती थीं कि अमरेंद्र और रोहन का कोई टेस्ट हो और उन्हें इस बात का पता भी चले। कैसी माँ थी वो, जो बेटी के लिए जान भी देने को तैयार थी। उन्हें पता था कि ईश्वर ने उन्हें शायद इसी अवसर के लिए बनाया था। उनका ब्लड ग्रुप ए था और रिया का भी। अमरेंद्र का ब्लड ग्रुप ए बी था और रोहन का ए। डॉक्टर ने दोबारा अपने असिस्टेंट के द्वारा उन्हें फिर बुलाया और पूछा, अमरेंद्र जी यानी रिया के पापा नहीं आए? रमा जी ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, वो बर्लिन में फंसे हैं, सारी फ्लाइट्स बंद हैं। आप जल्दी से सर्जरी की तैयारी करिए, मैं तैयार हूँ। उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था। आज तक कई माँ की कहानी सुनी थी और अब खुद वो उस लिस्ट का हिस्सा बनने जा रही थी। ना पति ना बेटे को उन्होंने बताया और रिया की जान बचाने की ठान ली। वो समय भी कोविड का था, जहाँ सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। इससे किसी रिश्तेदार के आने का प्रश्न ही नहीं था। उनके साथ रहने वाला ड्राइवर और घर पर काम करने वाली गीता ही उनके अटेंडेंट बने। सर्जरी होने के बाद जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर से पूछा, रिया कैसी है? डॉक्टर का जवाब था, एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ दिनों बाद आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो वही रिया है। हाँ, उसे जीवन भर कुछ दवाएं खानी पड़ेंगी और किसी भी इन्फेक्शन से खुद को बचाना होगा, जिसकी जानकारी हमारे काउंसलर आप लोगों को दे देंगे। रिया के ट्रांसप्लांट को पूरे 4 साल बीत गए हैं। वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है। अब अमरेंद्र, रिया और रोहन का एक ही तकिया कलाम है। कैसी माँ हो तुम, जो बेटी के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। धन्य हो तुम। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी, कैसी माँ हो तुम। उम्मीद है कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।